मूल्यांकन में चैप्टर कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीईसीई का आशय विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली से है जिसमें कि विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं की ओर ध्यान दिया जाता है। इस योजना के सतत शब्द का उद्देश्य इस बात पर भी बल देता है कि बच्चों की समृद्धि और विकास के अभिज्ञान पहलुओं का मूल्यांकन एक घटना होने की बजाय एक सतत प्रक्रिया है, और जो कि अध्यापन शिक्षण प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया के अंदर ही निर्मित है और शैक्षिक सत्र की समूची अवधि में भी फैली होती है। इसका अर्थ यह है कि निर्धारण की नियमितता, यूनिट परीक्षण की आवृत्ति और शिक्षा प्राप्ति की कमियों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग और पुनः परीक्षण और अध्यापकों और छात्रों के स्वयं मूल्यांकन के लिए भी उन्हें घटनाओं के प्रमाण तथा फीडबैक है। दूसरे शब्द व्यापक का अर्थ है कि यह योजना विद्यार्थियों की समृद्धि और विकास में शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही क्षेत्रों को समाहित करने का प्रयास करती है, क्योंकि योग्यताएं, अभिवृत्तियां और अभिरुचियां अपने आप को लिखित शब्दों से भिन्न अन्य रूपों में प्रकट करती हैं, और इसलिए शब्द में विभिन्न प्रकार के साधनों और तकनीकों और परीक्षण और गैर परीक्षण दोनों के उपयोग और शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्रों में शिक्षार्थी के विकास को आंकने के लक्ष्यों का उल्लेख भी किया गया है, जैसे ज्ञान, समझना, बोध और अनुप्रयोग और विश्लेषण, मूल्यांकन और सर्जन। इस प्रकार से ये योजना एक पाठ्यचर्या संबंधी पहल है, और जिसमें कि परीक्षण के स्थान पर भी संपूर्णवादी शिक्षा प्राप्ति पर भी जोर दिया जाने का प्रयास किया जाता गया है, और इसका लक्ष्य अच्छे स्वास्थ्य, उपयुक्त कौशलों और वांछनीय गुणवत्ता वाले और उसके साथ ही शैक्षिक उत्कृष्टता वाले अच्छे नागरिकों का भी निर्माण करता है। समग्र व्यापक मूल्यांकन का आशय शिक्षार्थी के समग्र प्रकार के किए गए मूल्यांकन से है, और जिसमें कि छात्र की समस्त प्रकार की उपलब्धियों एवं कमियों का विज्ञान शिक्षक को हो जाता है। सतत मूल्यांकन ऐसे आशय ऐसे मूल्यांकन से जो कि शिक्षण कार्य के दौरान भी समय समय पर भी लगातार चलता रहता है। समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत ही छात्र के बौद्धिक और संवेगात्मक व्यवहार कुशलता और उसके व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक विकास की उसकी दक्षताओं का भी पता लगाया जा सकता है। और सतत मूल्यांकन के तहत ही समय समय पर भी परीक्षाएं आयोजित करके कभी मॉडल चार्ट या फिर तस्वीरें आदि भी बनवा करके, कभी कभी ये शैक्षणिक भ्रमण आयोजित करवा करके, समय समय पर भी अंताक्षरी, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, कविता पाठ आयोजित करवा करके, और कभी कभी विभिन्न लेख जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि पाठ्य सामग्री से आगामी क्रियाओं का संचालन करके निरंतर विद्यार्थियों का मूल्यांकन चलता रहता है। अतः समग्र एवं सतत मूल्यांकन द्वारा छात्रों का शिक्षण के दौरान भी शैक्षिक एवं शैक्षणिक क्षमताओं का मूल्यांकन निरंतर चलता रहता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली के उद्देश्य है पहला तो है इसमें विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को रोकना, फिर छात्रों में पाठ्य वस्तु के संबंध में अधिक सूझ एवं समझ विकसित करने में प्रोत्साहन देना, और फिर छात्रों में परीक्षा संबंधित तनाव को दूर करना, बालकों को व्यक्तित्व एवं शैक्षिक उपलब्धियों तथा समझ के आधार पर गुणात्मक मूल्यांकन को आधार प्रदान करके क्रियान्वित करना है। 5 बिंदु ग्रेडिंग व्यवस्था लागू करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें कि मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों ही पहलू शामिल हों और जो कि शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए भी हों, और पर जोर देती है। एनसीएफ 2005 के दिशा निर्देशों के तहत शैक्षणिक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अक्टूबर 2009 से कक्षा 9 में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर देश में शैक्षणिक सुधारों में अग्रणी बने रहने का दर्जा प्राप्त कर लिया है। वह 2010 और 11 में ये 10वीं में भी लागू कर दिया गया है, और इसे प्रयोजनकर्ता पाठ्य विवरण को 5 अवधियों में बांटा गया है। प्रत्येक अवधि में 10% भारांक के और वे फॉर्मेटिव टेस्ट होंगे तथा क्रम से 20% एवं 40% भारांक के सेमेस्टिव टेस्ट होंगे, और शिक्षण कक्ष में भी अनुभव आधारित अध्ययन के माध्यम से संकल्पनात्मक स्पष्टीकरण एवं समझ पर भी अधिक बल दिया जाएगा, और यह शैक्षिक गतिविधियों पर भी ध्यान देकर के व्यक्तित्व की दृष्टि से समग्रता का विकसित करने में विद्यार्थियों की सहायता करेगा, और यह छात्रों के जीवन कौशल, विशेष रूप से भी रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन कौशल एवं सामाजिक कौशल विकसित करने में सहायता करेगा, और सीसीई को कार्यान्वित करने के नेतृत्व प्रदान करने और एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रयास एक सराहनीय कदम है, और इसके द्वारा भी शिक्षार्थी की उपलब्धि स्तर के मूल्यांकन में विद्यार्थियों की स्थिति को बोर्ड के बराबर की भागीदारी के रूप में ऊंचा उठाने की कोशिश की गई है। विद्यालय के स्तर पर मूल्यांकन का एक मुख्य लक्ष्य शिक्षार्थियों के शैक्षिक क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों में सुधार करने और जीवन के वृहद प्रसंग और जीवन पटल के संदर्भ में जीवन कौशल और अभिवृत्तियों का विकास करके में सहायता देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात पर बल दिया गया कि स्कूल स्तर पर भी मूल्यांकन का स्वरूप रचनात्मक और विकासात्मक होना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा सीखने के रचनात्मक दौर में होता है, और इसलिए जो शिक्षा प्राप्ति में सुधार करने पर दिया जाना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू और अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और सर्वाधिक पहलू का ध्यान भी रखा जाता है। निरंतरता का अर्थ है शिक्षा के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निर्धारण और स्थापन मूल्यांकन, और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान भी निर्धारण, रचनात्मक मूल्यांकन जो कि मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग करके भी अनौपचारिक रूप से भी किया जाता है। नियतकालिकता का अर्थ है कार्य निष्पादन का निर्धारण जो कि यूनिट और अवधि के समाप्त होने पर भी बार बार किया
जा सकता है, संसाधनात्मक है। और फिर है सतत और व्यापक मूल्यांकन। व्यापक संगठक बच्चे को व्यक्तित्व के समग्र विकास के निर्धारण का ध्यान भी रखता है, जिसमें कि विद्यार्थियों के विकास और शैक्षिक और उसके अलावा भी सह शैक्षिक पहलुओं के निर्धारण भी शामिल है। शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम के क्षेत्र अथवा विषय सापेक्ष क्षेत्र शामिल होते हैं, और जबकि सह शैक्षिक पहलुओं में जीवन कौशलता और सह पाठ्यचर्या अभिवृत्तियां और मूल्य शामिल होते हैं। शैक्षिक क्षेत्रों में निर्धारण निरंतर और नित्यकालिक रूप से भी मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का इस्तेमाल करके अनौपचारिक और औपचारिक रूप से भी किया जाता है, और नैदानिक मूल्यांकन यूनिट परीक्षा के समाप्त होने पर ही किया जाता है। कुछ यूनिटों में घटिया कार्य भी निष्पादन के कारणों का पता नैदानिक परीक्षणों का उपयोग करते हुए लगाया जाता है, और इसके बाद उपयुक्त प्रयासों द्वारा कार्य निष्पादन में सुधार हेतु उपचारात्मक प्रयास भी किए जाते हैं, और तत्पश्चात ही पुनः परीक्षण भी किए जाते हैं। सह शैक्षिक गतिविधियों के क्षेत्र में भी निर्धारण मानदंडों के आधार पर बहुविध तकनीकों को इस्तेमाल करते हुए मूल्यांकन किया जाता है, तथा जीवन कौशलों का भी निर्धारण सूचकों और जांच सूचियों के आधार पर भी किया जाता है। व्यापक और सतत मूल्यांकन का महत्व या फिर कार्य है, यह अध्यापक को प्रभावकारी कार्य नीतियां आयोजित करने में सहायता देता है। सतत मूल्यांकन विद्यार्थी की प्रगति की सीमा और मात्रा और विशिष्ट शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों के संदर्भ में भी योग्यता और उपलब्धि को नियमित रूप से आंकने में सहायता देता है। सतत मूल्यांकन छात्र की कमजोरियों का भी निर्धारण करने का कार्य करता है, और अध्यापक को अलग अलग शिक्षार्थियों की शक्तियों और कमजोरियों को भी उनकी आवश्यकताओं का पता लगाने में सहायता देता है। ये अध्यापक को तत्काल फीडबैक मुहैया कराता है, जो कि तब ये फैसला कर सकता है कि कोई विशेष यूनिट अथवा संकल्पना समुची कक्षा को फिर से पढ़ाए जाने की आवश्यकता है, अथवा केवल कुछ शिक्षार्थियों को औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है। सतत मूल्यांकन के द्वारा बच्चे अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जान सकते हैं, और ये बच्चों को अध्ययन की अच्छी बातें आदतें विकसित करने और गलतियों को सुधारने और अपने क्रियाकलापों को वांछित लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में मोड़ने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है, जिससे कि शिक्षार्थी को शिक्षा के उन क्षेत्रों को निर्धारित करने में सहायता मिलती है जिसमें कि अधिक जोर दिए जाने की आवश्यकता हो। सतत और व्यापक मूल्यांकन अभिरुचियों और प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों का विज्ञान करता है, और यह अभिवृत्तियों और मूल्य प्रणालियों में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने में सहायता देता है। यह विषयों और पाठ्यक्रमों और जीवन वृत्तियों और कैरियर के चुनाव के बारे में भविष्य के लिए फैसले करने में सहायता देता है, और यह शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में सूचना रिपोर्ट देता है, और इस प्रकार से शिक्षार्थी की भावी सफलताओं के बारे में पूर्वानुमान लगाने में सहायता देता है। अध्यापक के लिए भी सतत एवं समग्र मूल्यांकन की शैक्षिक निहितार्थ है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन कक्षा अध्यापक को निम्न प्रकार से सहायता करता है। पहले तो विशिष्ट क्षमताओं के अधिगम में आने वाली कठिनाइयां तथा कठिनाइयों की गहनता और कठिनाई का स्तर दोनों ही की जानकारी प्रदान करने में सहायक है, और छात्रों की निष्पत्ति में सुधार करके उनके अधिगम क्षमता में सुधार करना संभव है। और ऐसे छात्र जिन्हें की क्षमताओं एवं कौशलों के अधिगम में कठिनाई होती है, उनकी भी कठिनाइयों को दूर करने की भी समुचित एवं सही उपचारात्मक उपायों की योजना बनाने में सहायक तथा उन्हें दूर करने एवं छात्रों की क्षमताओं को अच्छी तरह से सीखने में योग्य बनाने में सहायक होता है, और शिक्षण की जो है गुणवत्ता को उत्पन्न करने में कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटीज को सुधारने में भी सहायक होगा, और छात्रों को क्षमताओं में पारंगत करने के लिए भी शिक्षण की उपयुक्त सहायक सामग्री का चयन करने में भी सहायक है। और मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ करना, सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई का क्रियान्वयन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अक्टूबर 2009 से कक्षा 9 के सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है, और इसे वर्ष 2010 और 11 से कक्षा 10 में भी लागू कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा सीसीई के तहत ही मूल्यांकन को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पार्ट 1 अकादमिक निष्पत्ति। शैक्षणिक क्षेत्र में छात्रों को अध्ययन विषय लेने होंगे, और दूसरा अध्ययन की योजना एक छात्र का निम्न प्रकार से अध्ययन करना होता है। पहले तो भाषा 1 हिंदी या फिर अंग्रेजी भाषा, सेकंड उत्तर फर्स्ट में चयनित भाषा के अलावा अन्य भाषा तथा गणित विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान, फिर अतिरिक्त विषय वैकल्पिक भाषा फर्स्ट और सेकंड के अलावा अन्य कोई भी तीसरी भाषा, कॉमर्स, पेंटिंग, संगीत, गृह विज्ञान और एवं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रारंभिक अध्ययन। फिर है 1B अधिगम क्षमताओं से पीड़ित छात्र निम्न विषयों पर भी चयन कर सकते हैं। पहला ए है हिंदी या फिर अंग्रेजी तथा बी है निम्न में से कोई भी 4 विषय, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अन्य 1-2 भाषाएं, कॉमर्स, पेंटिंग, संगीत, गृह विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रारंभिक ज्ञान। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष निम्न 2 विधियों में विभाजित होगा। फर्स्ट टर्म अक्टूबर मार्च FA1 10% प्लस FA2 10% और प्लस हेमेटिव मूल्यांकन 1 SA1 20% और बराबर 40%। और इसी प्रकार से सेकंड टर्म में अक्टूबर मार्च FA3 10% और प्लस FA4 10% और प्लस SA2 40% बराबर 60%। और यहाँ पर FA यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट विद्यालय स्तर पर भी आंतरिक मूल्यांकन, और फिर है ऐसे समरवेटिव असेसमेंट प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और तथा पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी स्कूल बोर्ड स्तर पर ही किया जाता है।
और तीसरा है पार्ट फर्स्ट ए के विषयों में सफल होने के लिए भी छात्रों को कम से कम ग्रेड डी प्राप्त करनी चाहिए आवश्यक है। और बी, जिन छात्रों के विषयों में E1 या फिर E2 ग्रेड आई है उन्हें इस उस विषय में सफल होने हेतु अपनी निष्पत्ति में अधिकतम आगामी 5 अवसरों में पर्याप्त सुधार करना होगा। और चौथा ए, जिन विद्यार्थियों में अतिरिक्त छठा विषय चयन किया है उसके लिए भी निम्न मानदंड लागू होंगे। यदि अतिरिक्त विषय सिक्स के रूप में भी एक भाषा चुनी गई है तथा वह छात्र उसमें सफल नहीं हो पाता है तो वह उसके स्थान पर दूसरी भाषा ले सकता है, परंतु ये आवश्यक है कि इस बदलाव के बाद छात्र के पास में हिंदी या फिर अंग्रेजी में से एक भाषा अवश्य हो। और भी है, छात्र को सभी विषयों में अतिरिक्त छठे विषय को छोड़कर के सफल होने के लिए भी कम से कम ग्रेड डी प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि 11वीं कक्षा में प्रवेश हेतु ये ग्रेड आवश्यक है। और 5 पार्ट 1 बी में सफल होने के लिए भी न्यूनतम ग्रेड बी होगी। और फिर पार्ट 2 से शैक्षणिक क्षेत्र, इसमें निम्न शामिल है। पहले तो दूसरा ए, जीवन कौशल, जिसमें कि निम्न कौशलों को भी शामिल किया गया है। चिंतन कौशल, आत्मचेतना, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता, विवेचनात्मक एवं सृजनात्मक विचार शक्ति। फिर सामाजिक कौशल में अंतर व्यक्ति संबंध, प्रभावी संप्रेषण क्षमता एवं संपरानुभूति। फिर संवेगात्मक कौशल में संवेगों का प्रबंधन एवं तनाव प्रबंधन। और फिर है बी, अभिवृत्ति एवं मूल्य, शैक्षिक सहपाठी, विद्यालय कार्यक्रम और पर्यावरण एवं मूल्य प्रणाली। और फिर के प्रति पाठ तृतीय सह शैक्षणिक गतिविधियां। इसमें तीसरा ए, विचारोत्तेजक क्रियाएं में, जिसमें निम्न में से किन्हीं दो का मूल्यांकन किया जाएगा। और पहला तो साहित्यिक एवं सृजनात्मक कौशल, इसमें वाद विवाद, भाषण, सृजनात्मक लेखन, कविता पाठ, निबंध लेखन और पोस्टर निर्माण, नारा लेखन आदि हैं। और दूसरा वैज्ञानिक एवं आईसीटी कौशल, इसमें विज्ञान क्लब, प्रोजेक्ट, गणित क्लब, विज्ञान क्विज, विज्ञान प्रदर्शनी और ओलंपियाड आदि। और तीसरा दृश्य एवं प्रदर्शनकारी कलाएं में संगीत, नृत्य, ड्रामा, पेंटिंग, हस्तशिल्प, मूर्ति कला, कठपुतली कला और लोक कलाएं आदि। और चौथा संगठनात्मक एवं नेतृत्व कौशल में इसको इको क्लब, हेल्थ एवं आरोग्य क्लब, आपदा प्रबंधन क्लब, AEP एवं अन्य क्लब। और तीसरा बी, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, किन्हीं दो का मूल्यांकन किया जाएगा। और पहले तो खेल देसी खेल, खो खो आदि। और दूसरा NCC राष्ट्रीय सेवा योजना और NCC और NSS। और तीसरा स्काउट एवं गाइड, शूटिंग और गाइडिंग। और चौथा तैरना, स्विमिंग। और पांचवा है जिम्नास्टिक। और छठा है योगा। और सातवां प्राथमिक चिकित्सा। और आठवां उद्यानिकी और श्रमदान। और दसवां है कार्य शिक्षा। और नेक्स्ट है चौथा है छात्रों का समग्र निष्पादन। छात्रों का समग्र निष्पादन उसकी शैक्षणिक क्षेत्र है, शैक्षणिक क्षेत्र एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों और सभी वर्षों के दौरान उपलब्धियों पर भी निर्भर प्रकार से आधारित होगा। शैक्षणिक क्षेत्र में एक या दो विषयों में ग्रेड को अगली उच्च ग्रेड में अपग्रेड किया जाएगा, जिसका कि आधार सह शैक्षणिक क्षेत्र A2A तथा 2B में तथा सह शैक्षणिक गतिविधियों में 3A और 3B में प्राप्त कुल ग्रेड पॉइंट्स होंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है। कुल ग्रेड पॉइंट्स और अपग्रेडेशन 30 से 42 इस शैक्षणिक क्षेत्र में दो विषयों में ग्रेड को अगली उच्च ग्रेड में अपग्रेड किया जाएगा। और 17 से 29 इसमें शैक्षणिक क्षेत्र में एक विषय की ग्रेड की अपग्रेड किया जाएगा। और 16 से उसमें कम शैक्षणिक क्षेत्र में किसी भी विषय की ग्रेड को अपग्रेड नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक क्षेत्र के विषयों में ग्रेड को 2 बार अपग्रेड नहीं किया जाएगा और अपग्रेड की हुई ग्रेड को 2 स्टार 2 तारांकित किया जाएगा। और पांचवा स्वयं पाठी, पत्राचार विद्यालय एवं एवं प्रौढ़ शिक्षा विद्यालयों के छात्रों और शैक्षणिक क्षेत्र के पार्ट 1 बी, सह शैक्षणिक क्षेत्र पार्ट 2 एवं सह शैक्षणिक गतिविधियां पार्ट 3 के मूल्यांकन से मुक्त रहेंगे। और छठा शैक्षणिक क्षेत्र पार्ट 1 बी, सह शैक्षणिक क्षेत्र पार्ट 2 एवं सह शैक्षणिक गतिविधियां पार्ट 3 में मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही होगा। फिर है सातवां ग्रेडिंग प्रणाली, शैक्षणिक क्षेत्र पार्ट 1 ए, सोशलिस्टिक एरिया। और नवा बिंदु प्रणाली, ग्रेडिंग सिस्टम ऑन 9 पॉइंट्स स्केल, मार्क और रेंज और ग्रेड पॉइंट हैं। 91 से 100 A1 और 10 पॉइंट। और 81 से 90 A2 9 पॉइंट। और 71 से 80 B1 8 पॉइंट। 61 से 70 B2 7 पॉइंट। 51 से 60% C1 6 पॉइंट। और 41 से 40% C2 5 पॉइंंट। और 33 से 40% D पॉइंट 4 पॉइंट। और 21 से 32 E1 और ए पॉइंट नहीं है इसमें। और 20 एवं कम E2 इसका भी पॉइंट नहीं है। फिर है शैक्षणिक क्षेत्र पार्ट 1 बी का तथा सह शैक्षणिक क्षेत्र पार्ट 2 ए, 5 बिंदु प्रणाली की ग्रेडिंग ऑन 5 पॉइंट्स स्केल, ग्रेड और मार्क मिडिकोटर्स और ग्रेडिंग पॉइंट्स हैं। A1 मोस्ट इंडिकेटर्स और A माइनी इंडिकेटर्स और B1 सम इंडिकेटर्स और B है A5 इंडिकेटर्स और C है A वेरीफाइव
फ्यू इंडिकेटर, इसमें अंक हो गए 5, 4, 3, 2, 1। और शैक्षणिक क्षेत्र पार्ट 2 बी एवं सह शैक्षणिक गतिविधियां पार्ट 3 ए और 3 बी। और ग्रेडिंग ऑन 3 पॉइंट स्केल, ग्रेड और मेडिक्रेटर्स और ग्रेडिंग पॉइंट्स हैं। ए प्लस में मोस्ट इंडिकेटर्स 3 पॉइंट और ए में मैनी इंडिकेटर्स 2 और सम इंडिकेटर्स 1। और सतत एवं समग्र मूल्यांकन में परीक्षाओं के अंतर्गत इस भारांकन की व्यवस्था है। परीक्षा का प्रकार होगा फॉर्मेटिव 1 FA1, प्रथम 5 अंक 10% समय जुलाई। और दूसरा फॉर्मेटिव 2 FA2 द्वितीय 5 जिसमें अंक 10 और इसका समय होगा सितंबर। फिर तीसरा समेटिव 1 SA1 तृतीय जांच अर्धवार्षिक 20% समय होगा नवंबर। और फिर है चौथा फॉर्मेटिव 3 FA3 चतुर्थ जांच और 10% इसमें दिसंबर समय। और फिर है पांचवा फॉर्मेटिव 4 FA और 4 पंचम 5 जांच और इसमें 10% फरवरी समय होगा। और फिर है छठा समेटिव 2 SA2 षष्टम जांच वार्षिक 40% मार्च इसका समय